हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पिछली बार जब मैंने ध्रुव राठी की धुरंधर वाली वीडियो पे रिस्पांस वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि वो एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महा बेवकूफ मैनिपुलेटर है। 3 महीने पहले इसने धुरंधर 1 को प्रोपेगेंडा घोषित करने की पूरी कोशिश करी अपने चाइल्डिश, सेंसलेस और बियॉन्ड स्टूपिड लॉजिक्स के साथ, और अब धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा घोषित करने के लिए ये इस नीचता पर उतर चुका है कि पाकिस्तान में होने वाली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज की वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसिक्यूशन को इग्नोर कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर आईएसआई एसेट और साथ ही सीरियल क्रिमिनल अतीक अहमद से सिंपथाइज कर रहा है, और एक बार फिर ये फिल्म नहीं बल्कि ये अपनी वीडियो के थ्रू हिंदू मुस्लिम हेट को एजिटेट कर रहा है, इंसिन्यूएट कर रहा है। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से ये प्रूव कर दूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि ये रिसर्च में चेरी पिकिंग और एक्सट्रीम नैरेटिव मैनिपुलेशन तो करता ही है टू प्रूव हिज पॉइंट, लेकिन इस बार ये अपनी मोदी और बीजेपी सरकार के टुवर्ड्स हेट में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है that he has turned completely inhumane towards the plight of the people who have suffered at the hands of terrorism and religious prosecution। और हां, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मेरी कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं इन डिटेल तुम्हारे को दिखाऊंगा कि कैसे धुरंधर 2 के रिव्यू के नाम पर हमारी नेशनल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू, द वायर एंड क्विंट हमारे शहीदों को बता रही है इंसेल्स और साथ ही सिंपथाइज कर रही है टेररिज्म से। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गुद्दी थपेड़ने की नूरू मसाज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो सबसे पहले ये फिटकरी कहती है कि लोग धुरंधर को देख के बीजेपी को वोट डालेंगे। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। मतलब इसने जनता को अपनी रीजनिंग की तरह दिमाग से पैदल समझा हुआ है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ये अपने आप में ही एक निहायत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट तो है ही, जो आप एक पॉलिटिशियन से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्रुव को इस स्टेटमेंट में क्या मिला? इसको मिला एक वर्स्ट ऑफ द लॉट, एक लो हैंगिंग फ्रूट, जिसको ये बहुत ही इजीली अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में यूज कर सकता है। अगर धुरंधर देखने के बाद बीजेपी को वोट पड़ेंगे तो इस हिसाब से 11 मार्च 2022 में आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसकी बात हर घर में हुई थी, और 5 मई 2023 में आई थी द केरला फाइल्स, जिसकी भी अच्छी खासी बात हुई थी। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के नारे की तरह अब की बार 400 पार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि तेरे और इस बेवकूफ मंत्री के हिसाब से तो लोग फिल्म देख के वोट डालते हैं ना। लेकिन नहीं, साल 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने क्या सोचा था और क्या हुआ उनके साथ, इसमें बहुत डिफरेंस था। बहुमत सोच रहे थे और बनाना क्या पड़ा? अलायंस की सरकार। 240 सीटें ही ले पाए, 272 सीटों से पीछे रह गए। अबे शाकालाका बूम बूम की पेंसिल, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी तू समझता है। एक होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और एक होता है हार्ड इन्फ्लुएंस लेड एक्शन। जनता अगर धुरंधर देखकर थिएटर से बाहर इंप्रेस्ड निकल रही है, लेकिन बाहर जाते ही पॉल्यूटेड हवा, गंदा पानी, सड़कों पे ट्रैफिक जैम और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे झेल कर वो वापस घर जा रही है, तो उसमें इतनी अकल है, उसको इतनी समझ है कि कौन सी सरकार कितना काम कर रही है। लेकिन नहीं, वो तो धुरंधर देख के वोट डाल देगी, है ना। तू गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत इंप्रेस था, तो तू क्या चाकूबाजी करने लग गया? तूने अपना गैंग बना लिया, मुंह में ब्लेड रख के घूमने लग गया। अबे तू पागल वागल है क्या? फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। अरे लियाकत मियां, जरा सब्र का दामन थामिए, नहीं तो इस साहल ये आने की टट्टियां लग जाएंगी। अब मैं तुझे बताता हूं मर्दाना राखी सावंत की इस फिल्म में कितने झूठ भरे। ख्वाजा शाहिद अब्दुल भट्टोवी, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, परमजीत सिंह पंजवर, अबू कासिम दाऊद मलिक, सैयद नूर शालोबार, इम्तियाज आलम और जहूर मिस्त्री। ये 11 टेररिस्ट रियल लाइफ में लाइन से मारे गए थे एट द हैंड्स ऑफ द अननोन गनमैन, और इनकी डेट ऑफ डेथ भी मैंने मेंशन कर दी है साथ में, और उस हिसाब से बीजेपी की सरकार थी तब। लेकिन ये तो झूठ है ना। 26/11 के अटैक्स के बाद खुद अजीत डोवाल ने ये बोला था कांग्रेस को कि पाकिस्तान को यूएन में घसीटो और इन पे सैंक्शंस लगाओ। जो एविडेंस हमने पाकिस्तान को हैंडओवर किया, हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर में कहना चाहिए था कि ये एक ऐसा देश है जो कि टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। लेकिन ये भी झूठ है ना। एक्स डीजीपी प्रशांत कुमार जो फिल्म में ये कैरेक्टर है, इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बताया है कि अतीक अहमद कितना खूंखार गैंगस्टर था और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कैसे थी इनके अगेंस्ट। He decided that nothing doing for a prosperous state, law and order has to be controlled. So he gave a brief that zero tolerance against crime. अब ये भी झूठ दिखाया गया है ना। अतीक अहमद के आईएसआई के साथ जबरदस्त लिंक्स दिखाए गए हैं फिल्म में, और उसने खुद इन रियलिटी ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है कि हाँ, मेरे बहुत जबरदस्त टाइज थे, मेरे को आर्म्स, एम्युनिशंस और मनी मिलती थी आईएसआई से। लेकिन फिल्म में तो ये भी झूठ दिखाया गया है ना। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और ये बात बच्चे बच्चे को पता है। ये बात हमारी इंडियन डिप्लोमेट टू पाकिस्तान मिस घनश्याम ने बोली। साल 2020 में खुद पाकिस्तान सरकार ने एक नोटिफिकेशन में मेंशन करे
तीन नाम जो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द 26/11 टेरर अटैक्स इन इंडिया। पहला नाम था हाफिज सईद, दूसरा मजूर अजद एंड गेस व्हाट, तीसरा कौन था? तेरा फूफा दाऊद इब्राहिम। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये पुख्ता खबर थी कि आईएसआई दाऊद को पाकिस्तान में शेल्टर और प्रोटेक्शन देगी अगर वो इन रिटर्न 30% ऑफ हिज इनकम लगाएगा किसमें? आईएसआई के टेरर प्लान्स में जो वो इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहती है। और इंडियन इंटेलिजेंस को हमेशा से ये बात भी पता थी कि दाऊद ही वो आदमी है जो आईएसआई को हथियार और असला बारूद मुहैया कराता है दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान में, फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद कांड के लिए। He is the one who gave the ISI through ISI 4,000 kilos of RDX and 2,000 AK-47 and all during the Babri Masjid demolition December 1992, and the blast took place on 12th March 1993. अब ये सारी चीजें स्टार्टिंग विद दाऊद पाकिस्तान में है। आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रही है और वो आईएसआई के टेरर प्लान्स को अपने इंडिया कनेक्ट्स के, इंडिया प्लग्स के थ्रू फंड कर रहा है। और फिल्म में एक शॉट भी है जहां वो राम मंदिर की अनाउंसमेंट सुन के चिढ़ जाता है। ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं, लेकिन तेरे हिसाब से ये सब कभी हुई नहीं है, झूठ है। किसी बात का तैने झांटा बेरा ना पाटरा खटी रहे, लेकिन गांव भर में नेता बने हंडे तू। देन ही गोज ऑन टू से कि इस फिल्म से देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश करी जा रही है। इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। अबे थांबा थांबा कुंजी छाप इंटेलेक्चुअल, तूने पद्मावत के टाइम खुद ये बात बोली थी कि अगर एक फिल्म से हिस्ट्री रीराइट करी जा सकती है तो जाओ जाकर अपनी फिल्म बना लो। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। और अब तू अपनी बात को खुद ही काट रहा है। और अगर तेरे हिसाब से धुरंधर एज अ फिल्म हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश कर रही है हमारे देश की, तो फिर आशुतोष गोवारिकर जोधा अकबर के साथ, संजय लीला बंसाली पद्मावत के साथ और के आसिफ मुगले आजम के साथ क्या कर रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वो एक्चुअल हिस्ट्री मैनिपुलेशन थी इन द नेम ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। राजी फिल्म की कहानी इस कदर मैनिपुलेट कर दी गई, इस कदर बदल दी गई कि ऑथर तक को पता ही नहीं था कि उसकी कहानी के साथ हुआ क्या। उसको पॉडकास्ट पे इंटरव्यू पे आके ये बोलना पड़ा। ये तो शर्मनाक चीज करी है इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि मुझे डायरेक्टर्स कट दिखाया जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और दिखाया गया एज इफ किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के लिए लड़ने के लिए। जनगण मन गाया गया था, वहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए था। ना कोई तिरंगा दिखाया गया, ना जनगण में हुआ। अगर उसको सही मायनों में दिखाते तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। इन लेजिटिमेट केसेस ऑफ स्टोरी मैनिपुलेशन इन द नेम ऑफ सिनेमा जो बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, इन पर कभी तूने अपनी थूथड़ी नहीं मटकाई अमेरिकन भोपाली? और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। फिल्म झुटला रही है डीमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट्स को। ध्यान से सुन मेरी बात बंटू बावले। फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर ने डीमोनेटाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग, शॉट या सीक्वेंस नहीं है जो ये बता रहा हो, ये हिंट तक भी कर रहा हो कि नेशनली सेलिब्रेट करा गया था डीमोनेटाइजेशन को। और बीजेपी को खुद ये बात अच्छे से पता है कि डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली कितना बड़ा डिजास्टर था। वो आज तक इलेक्शन कैंपेनिंग में वोट मांगने के लिए डीमोनेटाइजेशन को यूज नहीं करते। अबे राजू रामपुरा, तूने फिल्म देखी भी है कि नहीं? ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। अबे देशवासियों के इंटेलिजेंस का मजाक तो तू बना रहा है, उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज का अपमान तो तू कर रहा है, बार बार ये फोर्सफुली इंप्लाई करके कि जनता को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक डिजास्टर था डीमोनेटाइजेशन। और अब जब जनता देखना चाहती है धुरंधर को इररिस्पेक्टिव ऑफ द डीमोनेटाइजेशन शोन इन द फिल्म, तू कह रहा है मत देखो। एक चीज होती है रीडिंग द रूम, और इस केस में ये बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो फिल्म फिर भी देखना चाहते हैं। तू ना बादाम और अंजीर को ओवरनाइट पानी में भिगोकर खाया कर, हर सुबह दिमाग में ताकत आएगी। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। मोदी की ऐड करना मकसद है फिल्म का। 3 hour 49 मिनट्स लंबी चौड़ी फिल्म में से कुल मिलाकर 2 से 2.5 मिनट मोदी जी की बात हुई होगी, और वो भी इनडायरेक्टली। और बाकी 3 घंटे 45 मिनट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कैपेबिलिटी की बात करी गई। कैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स बिहाइंड द एनिमी लाइंस एम्बेड हो जाते हैं एक्सेप्शनल तरीके से, वो दिखाया गया। इंडियन स्पाइस को जबरदस्त ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि कैसे वो किसी को मैनिपुलेट करे, कैसे वो वेपन्स को हैंडल करे, वो दिखाया गया। एनिमी स्टेट में एज अ स्पाई पकड़े ना जाए इसके चलते खतनी तक करा लेते हैं अपनी, ये दिखाया गया। बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार एक बॉलीवुड ने दाऊद के और दाऊद के रन बॉलीवुड नेक्सस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, वो दिखाया गया। ये सब नहीं दिखा तुझे मोंटू? अब ये सब पर्दे पे चलता हुआ तेरी आंखों को तो दिख रहा है, लेकिन मोतियाबिंद तेरी आंखों में नहीं, तेरी बुद्धि में। और ये सब तेरा दिमाग कैसे प्रोसेस कर पाएगा जब तू वायरएफ की वॉर 2 को, जिसने इंडियन इंटेलिजेंस को जापानी सर्कस बना के दिखाया था, उसको वायरएफ से प्रमोशन के लिए पैसे लेकर वीडियो बनाकर बेहतरीन बता रहा था। और जहां तक रही एडवर्टाइजमेंट की बात, तूने आप पार्टी
पार्टी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल को अपने चैनल पे अपलोड किया और आज भी वो वहां है। तो ये क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई? तूने अपनी वीडियो में डायरेक्टर आदित्य धर को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जूता चाटते हुए दिखा दिया, तो फिर इस हिसाब से तो मियां तुम केजरीवाल साहब की चूतड़ों पे चुंबन करते होगे। और एक्सप्लिसिटली बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करने वाली कौन सी वाहियात फिल्में हैं उनका नाम भी मैं तेरे को बता देता हूं, क्योंकि तेरा होमवर्क भी मुझे करना पड़ रहा है डिल्लू ढोलक वाले। तेजस 2023, केरला फाइल्स 2 साल 2025, मोदी काका का गांव 2017, पीएम नरेंद्र मोदी साल 2019, द ताज स्टोरी साल 2025, अजय 2025 और केसरी वीर 2025। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा गूगल ओके यूज करेगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके अब सुनो इस भाई की डिस्क्लेमर की अंडरस्टैंडिंग। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। अब यही होता है जब कपाल में मस्तिष्क नहीं नफरत भरी हो। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठाकर, उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स में से रियल लाइफ लोगों को उठाकर एक कंप्लीटली फिक्शनल या फिर सेमी फिक्शनल कहानी में सिनेमा में आज से नहीं डाला जा रहा है, ये हमेशा से होता आया है। फॉर एग्जांपल द इमिटेशन गेम, ओपनहाइमर एंड ब्लैक हॉक डाउन, ये सारी की सारी मास्टर क्लास फिल्में रियल लाइफ इवेंट से स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती हैं और फिर इनकी कहानियों को सिनेमैटिक या क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज करती हैं। और इन फिक्शनलाइज कहानियों में रियल लाइफ लोगों की बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स देयर नेम्स। और यही चीज डिस्क्लेमर में मेंशन करी जाती है सत्तू सुपारी जो तू पढ़ रहा है। और ये डिस्क्लेमर में इसलिए प्राइमरीली मेंशन करी जाती है ताकि फिल्म के रिलीज के बाद कोई लॉ सूट ना हो जाए मेकर्स के ऊपर। ये बात सिनेमा 101 है भाई, ये आज से नहीं, हर पिक्चर में हमेशा से होता आया है। यार तू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा है क्या? कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये एक ऐसी फिल्म जो हमारे अनसंग हीरोज को, हमारे नेशनल स्पाइस जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर, अजीत डोभाल, नीरा आर्या और मोहनलाल भास्कर जैसे स्पाइस को सेलिब्रेट कर रही है, उसको ये कंपेयर कर रहा है एक व्हाइट वॉशिंग सपोज्ड फिल्म से ओसामा बिन लादेन की। वाह बेटा छगन लाल वाह। रुक जा, पहले जुन्नू हंसेगा फिर मैं बोलूंगा। हंस दे बेटा जुन्नू। भाई मुझे तेरा 10वीं पास का सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि तेरी बातें तो 10वीं फेल 12वीं करे वालों जैसी है। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। इस सीन में पाकिस्तानी मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हुए दिखाना गलत है। दीपू चंद्र दास एक हिंदू झूठे ब्लास्फेमी के केस पे पहले सड़कों पर नंगा करके घसीटा गया, फिर उसको नंगा करके एक पोल से बांधकर बेरहमी से मारा गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया बाय अ मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मॉब इन बांग्लादेश। ऐसे और केसेस सुन तू अल्लादीन के तोते जो तू जानते हुए भी अनजाने कर रहा है। ये एक यूरोपियन पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करी गई है द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान। साल 2020 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक क्रिश्चियन चर्च को तोड़फोड़ करके आग लगा दी जाती है और उनकी लैंड कब्जा ली जाती है। मई 2020 में 21 हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती है सिंध प्रोविंस में, और एक विलेज में एक हिंदू वुमन को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और उसकी फैमिली को बेरहमी से अटैक किया जाता है। पाकिस्तान की खुद की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ने 2019 में यह स्टेट किया था कि 1000 से ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हिंदू और क्रिश्चियंस के टेक प्लेस करते हैं पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान नॉट ओनली आर रिलीजियस माइनॉरिटीज अटैक्ड, दे आर आल्सो डिनाइड एनी गवर्नमेंट सपोर्ट और एड इन रिलेशन टू कोरोना वायरस। साल 2024 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह खुद एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियंस फेस terror attacks. Asif also highlighted that many victims with no connection to blasphemy allegations were targeted due to personal vendettas. और इसमें ऐड करते हुए इस मिनिस्टर ने ये तक बोला कि even smaller Muslim sects are not safe in Pakistan, which is a very shameful situation. Hindus, Sikhs and other minorities in Pakistan persistently encounter issues like forced conversions, abductions, murders and assaults on their religious sites. और धुरंधर 2 में भी, इस फिल्म में भी उस बेचारे सिख कैरेक्टर के ऊपर एक झूठा ब्लास्फेमी का केस लगाया जाता है बाय रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब। और इसने ये सब जानते हुए सबसे पहले तो क्या किया, जहर उगलते हुए। फिल्म में क्लियरली बात हो रही है अबाउट द रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब्स बेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात हो रही है, इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से वो लाइन ही ब्लर कर दी कंप्लीटली और इसको बना दिया क्या, इंडियन हिंदू और इंडियन मुसलमान के बारे में। इसने इंडियन मुस्लिम्स को और रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी मुस्लिम मॉब्स को एक ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया बड़ा कन्वीनियंटली। फिल्म नहीं कर रही, ये कर रहा है हिंदू मुसलमान के बीच एजिटेशन
एजिटेशन भड़काना, नफरत भड़काना। एट दिस पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ये इस नरेशन के साथ क्या कर रहा है और ये सुनने के बावजूद भी तुम इसको आर्डेंटली फॉलो करते हो और इसको सुनते हो ना, तो तुम धुरंधर छोड़ो, अपनी बेवकूफी का इलाज कराओ। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। अगर देश का एक लॉन्गेस्ट नोन एनिमी, एक लॉन्गेस्ट नोन इस्लामिक टेररिस्ट फिल्म में देश के लीडर यानी कि देश के प्रधानमंत्री और फिल्म में उनके लिए डिसीजंस, जिन डिसीजंस ने उसके सारे नापाक मंसूबों पे पानी फेर दिया फिल्म की कहानी के अनुसार, वो टेररिस्ट इन चीजों को एड्रेस करता है अपने ही महकमे के लोगों के बीच, तो इसमें इलॉजिकलिटी क्या है? अगर तेरे ताऊ ओसामा बिन लादेन पर फिल्म बने और उस फिल्म में यह दिखाया जाए कि भैया जॉर्ज बुश ने नेस्तनाबूद कर दिया उसकी सर्च में अफगानिस्तान को, और वो अपने महकमे के लोगों के बीच में ये बात बैठ के कह रहा है कि भैया अफगानिस्तान खत्म कर दिया जॉर्ज बुश ने, तो क्या ये सुन के अमेरिकन लोगों को एजिटेट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में तो ये बोल दिया ओसामा ने? और ये देख, जब अतीक अहमद की यूपी सरकार ने गांड फाड़कर बिरयानी कर दी थी तो वो रोता हुआ ये बोल रहा था कि भैया सरकार मुझे माफ कर दो। कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। दाऊद के मुंह से कैसे तारीफ करवा दी तुमने सरकार की? अबे कोई लॉजिक भी तो हो, उसको तो तू प्रेजेंट कर। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना। एक के बाद एक एविडेंस? कौन से एविडेंस मियां शौकत? अबे बबलू बकैती, एविडेंस मैं दे रहा हूं तुझे, जो तू दे रहा है वो है एनेक्डोट्स, जो तू दे रहा है वो है तेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेट, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्टली चेरी पिक्ड लेफ्ट विंग न्यूज। अबे यार अब ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को डेज ऑफ द वीक समझा देता आज। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। एक मिनट कटोरा कट मोंटी, तू फिर से मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली बात तो पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि यूएस का कोई भी ऐसा मंसूबा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। ये मैनिपुलेट कर रहा है फिल्म के उस सीन को, उस डायलॉग को जो मेजर इकबाल का बाप गलियाते हुए उसे बोलता है कि मेजर इकबाल तूने तो भर भर के अमेरिकन डॉलर्स भिजवाए थे। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन्स गिविंग अमेरिकन डॉलर्स एंड पाकिस्तान गिविंग अमेरिकन डॉलर्स। वो पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिकन डॉलर्स की भीख पे जिंदा है, और इसने इस चीज को भी मैनिपुलेट कर दिया, इग्नोर ही कर दिया इस चीज को, और मुंह फाड़ के क्या बोल दिया कि अमेरिका चाहता था फिल्म में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ही ना, और अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए रैंडम आर्टिकल चिपका रहा है रिसर्च के नाम पे। उन आर्टिकल्स में ये बता रहा है कि देखो भैया अमेरिकन को तो पहले ही पता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उससे पहले वो उससे मिलने आ गए। इस हिसाब से तो साल 2020 में केजरीवाल से भी दिल्ली में कौन मिलने आया था? अमेरिकन एम्बेसडर। तो क्या उनको ये पता है आज की डेट में कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा? अबे तू पागल वागल है क्या? अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि ना कि भरी हुई है बेवकूफाना स्टेटमेंट्स, इसकी पूरी की पूरी वीडियो में ये वाली स्टेटमेंट सुनो जरा। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है ठीक इसका उल्टा। बाय सेइंग दिस कि फिल्म में हुआ क्या उल्टा, ये कहना चाह रहा है कि असलियत में आईएसआई तो खुश थी कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, लेकिन फिल्म में तो आईएसआई डरी हुई थी कि भैया मोदी जी का इलेक्शन हो गया, वो चाहती नहीं थी। याद है इस गधे ने धुरंधर 1 वाली वीडियो में क्या बोला था कि इंडिया ने तो कभी भी अपने स्पाइस को क्लेम करा ही नहीं, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आईएसआई के हिसाब से हम अपनी फिल्मों में चीजों को दिखाएं। आईएसआई का एक्स चीफ जो एक नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर रह चुका है, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, हमें मजा आ गया, तो हम यही फिल्म में दिखाना चाहिए था। अब आईएसआई क्या बोल रही है उसके हिसाब से आदित्य धर को फिल्म में अपने लीडर की चुनाव दिखाने चाहिए थे। अबे यार ये छोटा चेतन क्या बोलता है इसे खुद भी समझ आता है। अब इसके बाद डेस्परेशन में आकर, क्योंकि इसको आदित्य धर को एंटी नेशनल बताना है, तो ये किस चीज को पकड़ लेता है? सोशलिज्म को और एनजीओस को। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओस, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। अब जिस डायलॉग के बारे में ये बात कर रहा है ना, और जिन एनजीओस को ये रेफर कर रहा है, डायलॉग उन एनजीओस को रेफर करता ही नहीं। जिन टेरर फंडेड एनजीओस की बात हो रही है, इंप्लाइड है, वहां से इसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूं। कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एनजीओस पकड़े गए थे जहां पे पाकिस्तान टेरर फंड्स को पार्क करता आ रहा था, और एनआईए ने बहुत बार ये एविडेंस पाया है कि जो मुस्लिम एनजीओस हैं वहां पर पाकिस्तानी फंड पार्क होते आए हैं, और ये फंड बाद में कहां ट्रांसफर हुए? मदरसों में। और ये मैक्सिमम फंड्स अनरिपोर्टेड और अनअकाउंटेड फॉर निकल जाते थे। एनजीओस की कोई बात नहीं हुई है फिल्म में,
में वीडियो की रनिंग लेंथ को लंबा करने के लिए, अपने फ्लॉड लॉजिक को प्रूव करने के लिए इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घसीट लिया जिसके केसेस ही अलग है, ग्रीन पीस को घसीट लिया जिसका केस ही अलग है। तो इसी चक्कर में मैं भी तुम्हारे को ये बता रहा हूं, एनजीओ वाली बात फिल्म में कुछ ऐसा इंप्लाइड है नहीं। फिर इसका ये आर्गुमेंट सुनो जहां पे ये बता रहा है कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिली है और वो पेंट करना चाह रहा है हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेरर ग्रुप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। अबे अगर हिंदू राइट विंग ग्रुप्स को फंडिंग मिली है तो कहां ये एविडेंस है कि वो रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स यूज हुए हैं? कितने हिंदू तुझे आज तक जय श्री राम बोलकर फटते दिख गए? कितने टेररिस्ट अटैक दुनिया में आज तक हिंदू राइट विंगर्स ने करे हैं? अब सुन ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के स्टैट्स। 64,678 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस वर्ल्ड वाइड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2001 अप अंटिल 2024। और बाकी के सारे रिलीजन्स को मिलाकर सेम टाइम पीरियड में कितने रिपोर्ट हुए हैं टेरर अटैक्स? 900 से 1600। ये हैं नाम वर्ल्ड की टॉप 18 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के। और अल जजीरा के आर्टिकल की हेडलाइन चिपका दी अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल की हेडलाइन और इसकी बॉडी कॉपी दोनों ही मिसलीडिंग है इसकी वीडियो की तरह। आर्टिकल की बॉडी कॉपी सिर्फ ये बताती है कि राइट विंग ग्रुप्स को मिला था फंड, कहीं पर भी ये अलेज नहीं करती कि वो फंड यूज हुआ था रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर किन्हीं टेरर अटैक्स के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भैया देखो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, अब वो रेडिकलाइज होंगे। पूरे का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ा और उस आर्टिकल में से इसके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हेडलाइन बन रही थी तो हेडलाइन चिपका दी। फिर आ जाता है डिमोनेटाइजेशन पर जिस पे इसको आना ही था। कैसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अबे चिंटू चटक, उस टाइम डिसीजन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की कैलकुलेशन अराउंड डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा फ्लॉड थी कि वो इंसेनली बैकफायर कर गई। डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर था, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। और आदित्य धर ने फिल्म में भी नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया। फिल्म में 60,000 करोड़ का जो अमाउंट बताया जाता है वो भी इमेजिनरी ही है। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन की ग्लोरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन तब होती जब ये दिखाया जाता, फिल्म इज अ विजुअल मीडियम राइट, ये दिखाया जाता कि भैया सेलिब्रेशन के सीन और सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो लोगों की जिंदगी बदल गई, गदगद हो रहे हैं खुशी में। वो आदित्य धर की जो चॉइस थी बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो उसने एग्जीक्यूट करी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हैदर में अपनी चॉइस एग्जीक्यूट करी थी, एक्सरसाइज करी थी मार्तंड सन टेंपल को शैतान की गुफा बताते हुए। और भाई जो लोग फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को देखकर अपने दिमाग में ये बना रहे हैं कि वाह देखो मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो उतने ही गधे हैं जितना गधा तेरा ये वीडियो है। और फिर ये अपनी वीडियो के आखिर में लिटरली सिंपैथाइज करता है आईएसआई के नॉन इंडियन एसेट यानी कि अतीक अहमद की किलिंग, उसकी डेथ से। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। अतीक अहमद आईएसआई का असेट तो था ही इंडिया में, लेकिन उसके रीजनल क्राइम्स कितने ग्रूसम थे उसके बारे में सुनो। अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पे रेलवे के नीचे निकलवा के मरवा दिया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे घोड़ू, वो ट्रिब्यूट नहीं होता। पहली बात तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं। जो भी एमपी होता है अगर उसका डिमाइस हो जाता है, उसकी चेयर को, द चेयर दैट ही होल्ड्स, उसके रिस्पेक्ट में मॉर्निंग करी जाती है, मौन रखा जाता है 1 मिनट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्रेज करना। फिर कहता है ये इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था तो क्यों किए ये मॉर्निंग? अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अबे वो मॉर्निंग इसलिए करी गई ताकि वो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हर इंटेलिजेंस की ऑपरेशन की तरह इंटेलिजेंस का ऑपरेशन ही लगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लगने नहीं चाहिए, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तभी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं यार। इसको अखरोट खिलाओ यार। कभी कहता है इंडिया को स्पाई क्लेम कर लेना चाहिए अपना, और अब कह रहा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह क्यों एग्जीक्यूट और शो ऑफ किया गया। अगर वो सांसद में मॉर्निंग नहीं करते तो सबको लगता कि इन्होंने ही किलिंग कराई है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का इंटेलिजेंस पार्ट मिस हो जाता चिंटू। फिर ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी से वो है इंस्पायर्ड, तो उसको अभी कैसे मरता हुआ दिखा दिया जब वो 2011 में मरा था, इस बात पे आ जाता है। पहली बात तो आदित्य धर या धुरंधर की किसी भी टीम मेंबर ने आज तक ये बात क्लेम नहीं करी कि इलियास कश्मीरी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड
है मेजर इकबाल का कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मेजर इकबाल की अपीयरेंस की इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉम इलियास कश्मीरी। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना, और वो सारे सोशल मीडिया पे गधे जो अभी तक बोले जा रहे हैं रिपीट पर ये कि भैया इलियास कश्मीरी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल है फिल्म के अंदर, नहीं वो नहीं है। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के लिए भी इक्वल ही टेरर थ्रेट था जितना बड़ा टेरर थ्रेट वो इंडिया के लिए था। अगर वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ होता तो ये भी दिखाना पड़ता आदित्य को फिल्म के अंदर। लूजली इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल और उसको जैसे एग्जीक्यूट करना था डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी चॉइस के तहत वो उसने कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड इन ऑल ऑनेस्टी दिस मैन एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स आर टायरिंग। 95 out of 100 things that he actually tells have no substance or research, actual credible research backing them. ये वीडियो की कंसेप्शन से पहले ही, लिखाई से पहले ही दिमाग में एक आइडिया बना लेता है और फिर वही चीजें ढूंढता है जो इसके आइडिया को सपोर्ट करती हैं। आई एम सो ग्लैड कि इस फिल्म ने जितना पैसा कमाया दबा के तमाचा है वो ऐसे लोगों के मुंह पर, और अभी वो 1000 करोड़ और कमाएगी, अब घूसा भी पड़ेगा। ही इज लिटरली परपेट्रेटिंग हिंदू मुस्लिम हेट इन इंडिया इन हिज वीडियो एंड हिज फॉलोअर्स आर एब्सोल्युटली डम एंड ब्लाइंड टू सी दैट। प्लीज मेक इट मेक सेंस फॉर मी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और हाँ, कल की वीडियो जरूर मत भूलना, उसमें सुचरिता त्यागी को भी लपेटा है मैंने। सारे के सारे ये जितने भी एक्सट्रीम इन्होंने एक लॉबी बना लिया है ना, और ये धुरंधर के नाम पे शहीदों को गलिया रहे हैं, जो इनका मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, टेररिस्ट्स को सिंपैथाइज कर रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं विद द आइडिया ऑफ टेररिज्म, सबको मैंने कॉल आउट किया है। उस वीडियो को देखने में मजा आएगा, तो वो वीडियो मत देखना भूलना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अब मैं थक चुका हूं भाई। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।